हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए फाइनल की ये रिवीजन क्लासेस हैं। टोटल आपकी ये 5 चैप्टर्स की मैं रिवीजन क्लासेस कहते हैं इसमें करवा रहा हूँ। मेरे पास टाइम की थोड़ी सी बाउंडेशन रहती है। फर्स्ट 3 डायरेक्टर्स, देन पीएमएलए और लास्टली आईबीसी। तो इससे एग्जाम में आपका 40 से 50 मार्क्स के अराउंड का जुगाड़ हो जाएगा। तो ये तो आपके चैप्टर्स हमेशा टिप्स पे होने चाहिए। थोड़े और आसान स्कोरिंग बढ़ानी है तो चैप्टर 9 फॉरेन कंपनी एंड चैप्टर 10 मिसलेनियस उसको और कर लो। तो आपके तकरीबन 50 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप और कितना स्कोर करना चाहते हो। वैसे धीरे धीरे कोर्स बढ़ाते चलो। तो सबसे पहला लेते हैं चैप्टर 1, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। देखो जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मैं उस पर येलो मार्क करते हुए चलूंगा, तो आप ध्यान रखना। कंपनी के पास उसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किससे कंसिस्ट करेगा? इंडिविजुअल से। मिनिमम डायरेक्टर्स, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी 3 टाइप की कंपनी है, 3 2 1, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी पब्लिक प्राइवेट या ओपीसी कौन सी है, सब में 15। अब एग्जाम में एओए में क्या हो सकती है, इस 15 से लेसर लिमिट गिवन हो सकती है। मतलब किसी कंपनी के एओए में लिखा हुआ है कि सर हमारे पास 10 ही मैक्सिमम डायरेक्टर होंगे, तो आप एओए को ऑल्टर करने के लिए एसआर पास करो, तब वो 15 तक पहुंचेंगे। एक और एसआर पास कर लिया, फिर आप में कितने भी डायरेक्टर हो सकते हैं। इंक्रीज इन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पॉसिबल है, पर आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स एंड इंक्रीज ऑफ लिमिट। देखो गवर्नमेंट कंपनी है और सेक्शन 8 कंपनी है, उनके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का फॉर्मूला ही एप्लीकेबल नहीं है, ना ही उसकी इंक्रीज की लिमिट का। गवर्नमेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनपीओ, उसमें कितने भी डायरेक्टर हो सकते हैं। तो वहां पर नंबरिंग को इंक्रीज करने के लिए किसी एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है इन दोनों कंपनियों के केस में। और इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं की हो। हाँ, अगर इनके एओए में कहते हैं इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम दे रखे हैं, मतलब जैसे एक गवर्नमेंट कंपनी है उसके एओए में 10 डायरेक्टर्स दे रखे हैं और उसको बढ़ाकर 18 करने हैं, तो 15 क्रॉस कर रहे हैं उसके लिए एसआर पास नहीं करना, पर एओए को चेंज करने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा। वुमेन डायरेक्टर, कौन सी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर देखो अपॉइंट करना है? लिस्टेड कंपनी ऑलमोस्ट बली का बकरा है, सब जगह आ जाएगी। फिर अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर हो, या फिर टर्नओवर कितना हो 300 करोड़ और मोर, और वर्ड है, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, उनके बोर्ड में एटलीस्ट 1 क्या होनी चाहिए? वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो भी सकती है और नहीं भी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड फॉर फिलिंग ऑफ इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। इंटरमीडिएट वैकेंसी का मतलब सडन वैकेंसी, डेथ, रेजिग्नेशन, जो भी वजह कहते हैं। इसमें ध्यान रखना जो ये फॉर्मूला है सेम किस में एप्लीकेबल होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की इंटरमीडिएट वैकेंसी को फिलअप करने में। यहां मैं डिटेल में समझा रहा हूं, फिर वहां पर नहीं एक्सप्लेन करूंगा, एक ही बात है, दोनों में सेम वे से एप्लीकेबल होगा। तो वुमेन डायरेक्टर की जो ये इंटरमीडिएट वैकेंसी है, इसको कौन फिल करेगा? बोर्ड। एज सुन एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन, किससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। आगे वर्ड देखो क्या है? Whichever is later, मतलब इन दोनों में से जो भी बाद की डेट हो वहां तक हम ये लास्टली वैकेंसी क्या कर सकते हैं? फिल। पहले फिल कर दिया, बहुत खुशी की बात है, पर देरी से देरी, कितनी देरी? इन दोनों में से जो भी लेटर है। ये तो देखो एक फॉर्मेलिटी का पॉइंट है कि वुमेन डायरेक्टर को कब तक अपॉइंट करना है? जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके विदिन 6 months में वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर दी जानी चाहिए। रेजिडेंट डायरेक्टर, देखो रेजिडेंट डायरेक्टर का पहले फॉर्मूला अलग हुआ करता था, फिर नियर अबाउट 2.5 years हो चुके हैं, 3 years मान लो, इसका फॉर्मूला चेंज कर दिया गया। रेजिडेंट डायरेक्टर का नाम में आंसर गिवन है, वो कहां रिसाइड कर रहा है? इंडिया में। तो जो डायरेक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देखो वर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये 1 नंबर का एमसीक्यू लाइक मैटर है। देखो इसमें शुरुआत के जो 3 चैप्टर्स है ना, इसमें बहुत कम सेक्शंस फॉर्मेलिटी के, मैं बोल दूंगा ये सेक्शंस फॉर्मेलिटी के, या उन पे कुछ मार्किंग नहीं करूंगा। तो इनमें ज्यादा
ऐसे मत चलो कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 3 डायरेक्टर्स के चैप्टर। तो जो डायरेक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 182 डेज स्टे करता है वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट डायरेक्टर। जैसे करंट FY 22-23 चल रहा है तो इसमें जो डायरेक्टर कम से कम 182 डेज स्टे कर रहा है। हाँ, अगर किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन वही पूरे 365 डेज का फॉर्मूला नहीं बन रहा, मान लो कंपनी 1 अक्टूबर को बनी तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च उतने डेज के बिया पर आप 182 डेज के क्या कर लो, परसेंटेज निकाल लो। देखो इस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अच्छा टॉपिक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में अलग अलग जगह जाकर क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला देखो कौन सी कंपनियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। हमेशा बली का बकरा लिस्टेड कंपनी तो है, पर लिस्टेड कंपनी में ध्यान रखना एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो क्वेश्चन में जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स गिवन है उसका 1/3 लिस्टेड कंपनी में, क्योंकि अनलिस्टेड में 2 से ही काम हो जाएगा, वहां 1/3 का कनेक्शन नहीं है। जो भी फ्रैक्शन नंबर आया उसको राउंडेड ऑफ अपन कैसे कर देंगे, एज 1 एनी फ्रैक्शन नंबर को। मतलब आपका लाइक 2.1 आ गया तो भी वो 3 बन जाएगा, तो इसमें 0.50 या अबव वाला कनेक्शन नहीं है, एनी फ्रैक्शन नंबर। फिर अदर पब्लिक कंपनी, मतलब ये तो लिस्टेड हो गई तो ये अदर किससे, इससे, तो एक तरह से ये कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो, या टर्नओवर कहते हैं इसमें 100 करोड़ और मोर हो, या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एक्सीडिंग 50 करोड़। ये सेम फॉर्मूला किसके लिए, ऑडिट कमेटी, सेम फॉर्मूला किसके लिए, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। वहां पर केवल किससे काम हो जाएगा, 2 से। तो अदर कंपनी में काम किससे हो जाएगा, 2 से, और लिस्टेड कंपनी होती तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एग्जाम्पल आप देख लेना, रिक्वायरमेंट ऑफ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी। देखो ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन सेक्शन 177 कहता है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर से होगा, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसमें होने चाहिए, मेजोरिटी में। तो अगर ऑडिट कमेटी में 3 है तो आपके पास कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। पर ऑडिट कमेटी में अगर 8 डायरेक्टर्स है तो 8 डायरेक्टर्स की मेजोरिटी किस पे बनेगी, 5 पे। तो अब मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए, 5। तो 1/3 2 वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। जो अभी अपन ने रूल 4 की 3 कंडीशंस देखी थी, वो पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, एक्सीडिंग बोरोइंग, वो 3 कंडीशंस अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से फुलफिल नहीं हो रही तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। फिलिंग ऑफ इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सेम एज टू वुमेन डायरेक्टर, फिल्ड बाय बोर्ड as soon as possible, not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of vacancy, whichever is later। पर टॉपिक काम का ही है। अब नेक्स्ट है ये 149 क्लॉज 6, इसने सबसे ज्यादा रायता फैलाया है इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले टॉपिक का। इसमें 2-3 जगह तो है जहां क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला, किसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जा सकता है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, अदर देन एमडी और डब्ल्यूटीडी या नॉमिनी डायरेक्टर। तो ये पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होंगे। कौन कौन, एमडी, डब्ल्यूटीडी, नॉमिनी डायरेक्टर। फिर जो बीओडी की आइज में ये फॉर्मेलिटी है, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, और ये हु इज और वाज नॉट अ प्रमोटर ऑफ कंपनी और इट्स एचएसए, एचएसए होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, ये पूरा पोर्शन ध्यान रखो। हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर और इट्स एचएसए, कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। जिसका नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद कंपनी और इट्स एचएसए, पिक्यूनरी रिलेशनशिप का मतलब मॉनेटरी या फाइनेंशियल रिलेशनशिप, लेकिन कुछ केसेस में वो पिक्यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं, इसमें अलाउड भी देखो कर रखी है। जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो अपना बेचारा रेम्युनरेशन लेगा, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन लेगा, सिटिंग फीस है मीटिंग अटेंड करने की वो लेगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही पॉइंट है। अपनी इनकम के 10% तक ट्रांजैक्शंस ये नॉर्मली पूछता नहीं है। आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन बना वो भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप में नहीं आएगा।
जिसके रिलेटिव के पास नन ऑफ हुज रिलेटिव व टारगेट किया है इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कंपनी और इट्स एचएसए एक्सीडिंग फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल। नॉर्मली ये वर्ड ज्यादातर गिवन मिलेगा बुक्स में, ये नहीं मिलेगा 50 लाख वाला। रिलेटिव के पास कंपनी के 2% तक शेयर्स, हमें दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर वो इंडेप्टेड टू कंपनी या एचएस से भी नहीं होना चाहिए। देखो ये वर्ड किससे चालू हुआ है, नन से, तो सब पॉइंट बाकी नेगेटिव में बन जाएंगे। ये वर्जन रिलेटिव वाला फिर ध्यान रख लेना। जिसने गारंटी और दे रखी है फिर उसको भी नहीं, या पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप ये भी नहीं होने चाहिए। हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ये काम का पॉइंट है, ना तो खुद ना ही रिलेटिव होल्ड और हेल्ड पोजीशन ऑफ केएमपी या इज और हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी और इट्स एचएसए कितने सालों में, 3 इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन रिलेटिव का एम्प्लॉय होना चलेगा, लेकिन रिलेटिव का केएमपी होना नहीं चलेगा। फिर इज और हैज बीन एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, फॉर्म ऑफ ऑडिटर, लीगल कंसल्टेंसी फर्म, ये थोड़े फॉर्मेलिटी के सेंस में लो। अब टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम का पोर्शन है। टेन्योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स दी जा सकती है। 1 टर्म अप टू, ये भी ध्यान रखना, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। यहां पर वर्ड टर्म है। मान लो इसे 4 इयर्स के लिए अपॉइंट किया, एक टर्म पूरी होगी। ये एलिजिबल है किसके लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो मतलब रीअपॉइंट भी हो सकता है। क्या पास करना पड़ेगा, एसआर, ठीक है। तो इसको अनदर टर्म हम दे सकते हैं 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की। उसके बाद ब्रेक लग जाएगा, कूलिंग पीरियड कितने सालों का, 3 इयर्स का। उसके बाद फिर से अपन अपॉइंट कर सकते हैं। तो 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मैक्स है। आपने 3 इयर्स की 2 टर्म्स दे दी तो भी वो 2 टर्म्स ही है, फिर 3 इयर्स का क्या लग जाएगा, कूलिंग पीरियड। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे 152 क्लॉज 6 एंड 7 एप्लीकेबल नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। रोटेशनल डायरेक्टर, तो रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर एप्लीकेबल नहीं होता। रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये भी अच्छा पोर्शन है। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अभी हमने क्या डिस्कस किया, 2 टर्म्स दी जा सकती है 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ईच। फर्स्ट टर्म के लिए आपने अपॉइंट किया, अपॉइंट भी ओआर से होगा, रिमूव भी ओआर से होगा। सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट किया तो अपॉइंट भी एसआर से होगा, रिमूव भी किससे होगा, एसआर से ही होगा। और हटाने से पहले एक बार तो सुनेंगे बेचारे को। मैनर फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक। देखो इसमें मेनली वैसे तो काम का रूल 6, क्योंकि ये जो 150 है इसकी वैल्यू रूल 6 का इतना डिटेल आने के बाद खत्म हो चुकी है। कोई भी पर्सन आज के टाइम में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसका नेम पहले किस में होना चाहिए, इसके अंदर डेटा बैंक में नेम अप्लाई करने के लिए। जो पहले से बन रखा था उसको तो कहते हैं इसमें ये डेटा बैंक का फॉर्मूला आने के बाद से कहते हैं इसमें अपना नाम ऐड करवाना है, और जो नया बनना चाहता है उसका नाम तो पहले से ही ऐड होना चाहिए। इसमें 2-3 स्पॉट है जो काम के है। डेटा बैंक में जो नेम आएगा वो कितने ईयर्स के लिए वैलिड होगा, या तो 5 इयर्स या फिर लाइफ टाइम, वो तो आपने कितनी फीस पे की है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रिन्यूअल ऑफ नेम, डेटा बैंक में देखो नाम 1 ईयर, 5 इयर्स और लाइफ टाइम आया। लाइफ टाइम वाले को तो रिन्यू करवाना नहीं, लेकिन 1 ईयर और 5 इयर्स वाले को रिन्यू करवाना है। जो प्रीवियस पीरियड खत्म होगा उसके विदिन 30 डेज में, ये फॉर्मेलिटी है। हाँ ये ठीक है, इसको फिर भी ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, वो पास करना पड़ता है। जिस दिन नाम आपका डेटा बैंक में आया उसके विदिन 2 इयर्स में कितने परसेंटेज पास होने के लिए चाहिए, 50%। अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, तो इस पे एमसीक्यू बन सकता है। अगर आप टेस्ट पास नहीं कर पाए तो आपका नेम क्या कर दिया जाएगा, डेटा बैंक से रिमूव कर दिया जाएगा। अब एक कनेक्शन है, कब ये टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे तो सभी काम का बनेगा, पर स्लाइट रिस्क मैं पसंद करता हूं।
अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही रायता फैल रहा है तो इसको स्किप करके पहले बाकी पोर्शन करो और फिर टाइम बचे तो इस पे आ जाओ। तो अगर इस पर्सन ने ये टेस्ट पास करने की बात की कर लिया तो वैसे बढ़िया है। कब ये टेस्ट पास करने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो 3 इयर्स तक क्या रहा है, लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर या केएमपी, अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है उसका डायरेक्टर या केएमपी, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या किसी ऐसी कंट्री में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, इसको कोऑपरेट कहते हैं, इसमें करती है। फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट तो पेड अप कैपिटल $2 मिलियन और कहते हैं इसमें मोर होना चाहिए, पर मैं कहता हूं इसमें स्लाइट रिस्क लो, दिक्कत नहीं है। हाँ बस ये ध्यान रख लेना, ये जो अपना फॉर्मूला है ये लिस्टेड कंपनी वाला, ये और एक ये अनलिस्टेड, ये थोड़ा सेफ्टी के लिए ध्यान रख लेना। एडवोकेट ऑफ कोर्ट है, प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, सीए में 10 साल हो गए प्रैक्टिस को, इनको भी वो कहते हैं इसमें टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अप्रूव करना है तो जनरल मीटिंग में ओआर से अप्रूवल चाहिए। जनरल मीटिंग में इसी बंदे को क्यों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ये अच्छा पोर्शन है। देखो एसएसडी, सबसे पहला ध्यान रखना स्मॉल शेयर होल्डर होता कौन है, जिसके पास नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन ₹20,000 तक के ही शेयर्स हैं। एसएस का मतलब स्मॉल शेयर होल्डर, मतलब जिस बंदे के पास फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक ही है, केवल 20,000 तक के शेयर्स होते हैं, वो कौन होता है, स्मॉल शेयर होल्डर। लिस्टेड कंपनी वर्ड क्या है, में, मतलब ये हमने चॉइस दी है, या तो खुद ही किसको अपॉइंट कर सकती है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को, मतलब अपनी मर्जी से, या फिर जब इसे स्मॉल शेयर होल्डर्स नोटिस देते हैं उस समय इसे किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को। तो कितने स्मॉल शेयर होल्डर चाहिए, या तो कम से कम 1000 या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, विचएवर इज वर्ड क्या है, लेस। जब ये रिक्वेस्ट करते हैं उस स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर के नेम के साथ, उसकी कंसेंट या डिक्लेरेशन के साथ कि वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने को तैयार है, अगर उसके पास कंपनी के शेयर्स इन सारी डिटेल के साथ, तो नॉर्मली लिस्टेड कंपनी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए, पर वो स्टिल मेक ए सेंस में। प्रोसीजर आपको बताई दी। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना है तो आपके पास दिन होना चाहिए, आप 164 हम आगे करेंगे इसी चैप्टर में, डिस्क्वालीफाइड नहीं हो और आपने अपनी कंसेंट दी हो। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा ही होता है, तो वो 149 क्लॉज 6 जो अभी अपन ने कनेक्शन देखा था उसको क्या करता है, फुलफिल। अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं ये और ध्यान रखना। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को हम 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए ही अपॉइंट कर सकते हैं, और ये किसके लिए एलिजिबल नहीं है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर इसके भी कूलिंग पीरियड कितना लगेगा, 3 इयर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या था, 5 + 5 देन 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड हो सकता है, इसमें 3 इयर्स मैक्स अपॉइंट कर सकते हो, रीअपॉइंटमेंट है नहीं, और 3 इयर्स का क्या लग जाएगा, कूलिंग पीरियड। इस पीरियड में ये किसी तरीके से कंपनी से कनेक्टेड नहीं हो सकता, तभी तो कूलिंग पीरियड है। वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एसएसडी, या तो डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, या 167 अभी हम आगे देखेंगे वो एप्लीकेबल हो गया, या फिर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एज एसएसडी, एक बंदा मैक्सिमम 2 कंपनियों का सेम टाइम पर क्या हो सकता है, एसएसडी, और वो दोनों कंपनियां एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर देखो एमसीक्यू बन सकता है। फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, या तो जिसका नाम एओए में गिवन है, और अगर एओए में नाम गिवन नहीं है तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, ओपीसी उसका सोल मेंबर, नॉर्मल प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, जो सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए बीइंग इंडिविजुअल है वो क्या कहलाएंगे, फर्स्ट डायरेक्टर, जब तक कि शेयर होल्डर्स एजीएम में अपना डायरेक्टर क्या नहीं कर लेते, अपॉइंट नहीं कर लेते। फिर यही पर्सन क्या कहलाते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर कहते हैं, इसमें कहलाएंगे जिन्होंने एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे साइन किया था।
अपॉइंटमेंट और सेकंड और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। देखो जो भी डायरेक्टर होता है नॉर्मली किस में अपॉइंट किया जाता है, जनरल मीटिंग में। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हम आगे चल के देखेंगे। एडिशनल डायरेक्टर होता है, उसको बीओडी कहते हैं, इसमें अपॉइंट कर देंगे बोर्ड मीटिंग में, वो एक अलग मैटर है, वो आगे आएगा। अदर रिक्वायरमेंट, डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए, डिन 154 या DPIN डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो LLP वाला होना चाहिए। या आप अपॉइंटमेंट के टाइम पर दे दोगे और ये बता दोगे कि सर आप 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। डायरेक्टर बनना है तो आपको रिटर्न कंसेंट देनी है। डायरेक्टर कंपनी को रिटर्न कंसेंट किस में देता है, DIR 2 में, और कंपनी ROC को DIR 12 में वो रिटर्न कंसेंट क्या कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है। ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 152 क्लॉज 6, जो ये अभी अपन को कंसेंट वाला क्लॉज देखा था फाइल करने का, ये गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वैन एग्जेम्पशन जहां पर भी खाली है उसका मतलब इसने सेक्शन 92 का एनुअल रिटर्न या फिर कहते हैं इसमें 137 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC को फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं की है। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन, ये अच्छे टॉपिक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। 152 क्लॉज 6 या तो पब्लिक कंपनी पर या डीम्ड पब्लिक कंपनी, मतलब जो प्राइवेट कंपनी किसकी सब्सिडरी कंपनी होती है पब्लिक की, वो भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाती है, केवल उसी पर एप्लीकेबल है। तो किस पर एप्लीकेबल नहीं है, ओनली प्राइवेट कंपनी, या जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है उस पर एप्लीकेबल नहीं है। 152 क्लॉज 6 कहना क्या चाहता है, देखो दो बातें, इसको यहां से समझना। अगर AOA में गिवन है कि ऑल डायरेक्टर्स कहते हैं इसमें रोटेशनल डायरेक्टर है, AOA में गिवन है, तो सीधा 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट, अगर AOA में ये गिवन है। और अगर AOA में कुछ भी गिवन नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 2/3 ये रोटेशनल डायरेक्टर बनेंगे, पर एक्चुअल में रिटायरमेंट कितने का होगा, 1/3 का। 1/3 किसका, 2/3 का। समझो कैसे, मान लो एक कंपनी में 9 डायरेक्टर्स है, AOA में लिखा हुआ है सर सारे डायरेक्टर्स का ऑफिस लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, ठीक है, तो सीधा 9 का 1/3 रिटायर हो जाएंगे, मतलब 3 डायरेक्टर। पर अगर AOA में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो पहले आप क्या निकालो, 9 का 2/3 वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, तो कितना हुआ 6। फिर एक्चुअल रिटायरमेंट किसका होगा, उस 6 का 1/3 मतलब 2/3 का 1/3, तो कितने रिटायर होंगे, 2। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रिकी पोर्शन होता है। अगर ये नंबर नाइदर 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 3, तो नंबर नियरेस्ट टू 1/3 कहते हैं इसमें क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। एग्जाम्पल सबके दे रखे हैं, पर देखो ये रिवीजन क्लास है तो यहाँ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने जितना टाइम नहीं होता, वो आप इसमें से देख लेना। विच डायरेक्टर इज लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, देखो इसमें कौन सा मेथड एप्लीकेबल होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस है वो रिटायर होगा, लेकिन अगर 2 डायरेक्टर एक ही दिन अपॉइंट हुए तो फिर उनका रिटायरमेंट कैसे होगा, या तो वो कहते हैं इसमें कहाँ गया, कोई एग्रीमेंट कर ले, या लॉट का मतलब कोई लॉटरी चिट समथिंग उससे फैसला कर ले। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, ये जो अभी अपन 1/3 2/3 देख रहे थे, इसमें किसको काउंट ही नहीं करना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, रिमेनिंग 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 2/3। भाई 2/3 का ऑफिस लायबल टू डिटरमाइन बाय रोटेशन है, तो किसका ऑफिस नहीं हुआ, जो बच गए 1/3 उनका। ये सब किस में आ जाएंगे, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर में आ जाएंगे। ये 2/3 1/3 कैलकुलेट सही करना आपको आना जरूरी है। एग्जाम्पल सबके दे रखे हैं तो वो थोड़ा सा कहते हैं इसमें ध्यान रखना। फाइनल लेवल में देखो थोड़ा एग्जाम के टाइम पर 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखा करो। नंबर 1, फाइनल पास होते ही CA का प्रीफिक्स लग जाएगा, आपका प्रोफेशनल करियर स्टार्ट, इससे एनकरेजमेंट मिलता है। नंबर 2, जब प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा आपका जो नालायकपन होता है उसको छोड़ना चाहिए, मैच्योर बनो, थोड़ी चीजें सेक्रीफाइस करोगे तो रिजल्ट आपका कहते हैं इसमें बहुत बढ़िया आएगा।
ये हमेशा कहते हैं इसमें ध्यान रखो, आपका ही फायदा है, मेरा कोई पर्सनल उसमें बेनिफिट नहीं है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है सक्सेसफुल सीए बने, उन्होंने एग्जामिनेशन के 6 मंथ्स में फ़ोन को सीधा छोड़ दिया था, बस ये थोड़ा बहुत कोई टेलीग्राम और ये समथिंग देखने के लिए अपने पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ लेते थे, अपना फ़ोन छोड़ दिया था। तो आप तो 2 मिनट भी छोड़ दो तो ही बड़ी बात होती है, उन्होंने 6 महीने छोड़ा है, सेक्रीफाइस का कुछ तो असर आएगा। खैर, फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, देखो अभी हमने जिन डायरेक्टर्स को रिटायर किया इनकी वैकेंसी किस में फिल की जाएगी, उसी मीटिंग में, और मीटिंग किसी वजह से एडजॉर्न होगी तो एडजॉर्न मीटिंग में फिलअप करेंगे। कैसे फिल करेंगे, या तो इस रिटायरिंग को फिर से रीअपॉइंट कर देंगे अगर अच्छा काम किया, नहीं तो फिर नए को अपॉइंट करेंगे। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, ये थोड़ा और ट्रिकी पोर्शन है, ये ध्यान रखना, ये सब अच्छी चीजें चल रही है। जो हमने रोटेशन ऑफ डायरेक्टर देखा, टिक मार कर दिया है नहीं किया, हाँ ये इस पर टिक मार कर दिया ना, अब ये भी काम का ही पोर्शन है। डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, सबसे पहला देखो लैंग्वेज समझो। एडजॉर्नमेंट ऑफ एजीएम, इफ इन एजीएम वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड, मतलब एजीएम में वो रिटायरिंग डायरेक्टर की वैकेंसी किसी वजह से फिलअप नहीं हो पाई, एंड द एजीएम नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, देखो दो नेगेटिव हमेशा उड़ा दो तो क्या बना, और एजीएम ने एक्सप्रेसली डिसाइड किया था कि हम वैकेंसी फिल करेंगे, तो अब वो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजॉर्न। एडजॉर्न मीटिंग में भी वो अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, और उस मीटिंग ने डिसाइड नहीं किया कि हम कहते हैं इसमें वो अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, ये डिसाइड नहीं किया कि नहीं करेंगे, तो फिर दो नेगेटिव उड़ जाएंगे। नॉट दो उड़ गए, तो मतलब स्टिल रीअपॉइंट होंगे। किसे रीअपॉइंट करेंगे, जो डायरेक्टर रिटायर होते रहे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रीअपॉइंट। कब वो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, एक्सेप्शंस डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का। सबसे पहला देखो, जब उस डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, रीअपॉइंट करने का रेजोल्यूशन मीटिंग में रखा गया था, चाहे इस वाली में चाहे पुराने वाली में, वो लॉस्ट हो गया, मतलब शेयर होल्डर का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। सेकंड, रिटायरिंग डायरेक्टर खुद कंपनी से कहता है मुझे अपॉइंट नहीं होना, तो जबरदस्ती थोड़ी नहीं करोगे। नेक्स्ट, 162 इज एप्लीकेबल, अभी आगे करेंगे। वो 164 में डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो जो पर्सन डिस्क्वालीफाइड है उसको तो आप वैसे ही अपॉइंट कर नहीं सकते। ओआर और एसआर की रिक्वायरमेंट थी अपॉइंटमेंट के लिए, अब ये मीटिंग तो एडजॉर्न हो रही है, तो इसमें कहते हैं ओआर एसआर पास नहीं हुआ, तो फिर उसे क्या नहीं किया जा सकता, अपॉइंट नहीं किया जा सकता। फिर 152 क्लॉज 6 एंड 7, देखो ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज इस चैप्टर में बस यही है, नॉर्मल पढ़ रहे हो, सडन यू टर्न, अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी, इनके ऊपर ये 152 क्लॉज 6 एंड 7 एप्लीकेबल नहीं है। अच्छी बात ये कि नॉर्मली एग्जामिनर इसको क्या नहीं करता, टारगेट नहीं करता पर उसका क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन, जिस पर्सन को डायरेक्टर बनना है उसके पास डिन होना चाहिए। पहले 2007 से पहले, ये 30 जून 2007 से पहले चॉइस थी, डिन हो नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर 30 जून 2007 से डिन क्या हो गया, कंपलसरी। डिन है क्या, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कौन देती है, गवर्नमेंट। तो उसके लिए आप माई एमसी पोर्टल के रूट से DIR 3 फिलअप करो, गवर्नमेंट को दे दो। गवर्नमेंट के पास 1 मंथ का टाइम होता है, वो आपकी एप्लीकेशन को कहता है इसमें क्रॉस वेरीफाई करेगी, फिर डिन क्या कर देगी, गिवन। जो डिन मिला है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा, आपका डिन किसी और को मिल नहीं सकता। अगर आपने बाय मिस्टेक सेम डेटा से 2 डिन ले लिए, तो जो ओरिजिनल डिन मिला था वो तो कंटिन्यू रहेगा, और बाकी जो डिन मिले हैं उसका सबका डेटा किस में मर्ज कर दिया जाएगा, ओरिजिनल डिन। ओरिजिनल डिन का मतलब जो फर्स्ट नंबर पे डिन कहते हैं इसमें मिला था, ठीक है। तो ये तो देखो बेसिक है कि ये ई फॉर्म DIR 3 डाउनलोड करेगा, फिलअप करेगा अपनी डिटेल के साथ, फिर ये डिटेल अपन इनसे वेरीफाई करवा लेंगे। अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है, मतलब सरनेम नहीं है, तो ग्रैंडपा या ग्रेट फादर का सरनेम यूज में कहते हैं इसमें ले लो। हाँ, इसमें 1 नंबर का MCQ ये ध्यान रखना,
नॉर्मली डिल के लिए आपको क्या लेना होता है, DIR 3। कंपनी फर्स्ट टाइम बनने जा रही है, आप भी फर्स्ट टाइम अपॉइंट कर रहे हो और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन स्पाइस के रूट से किया जा रहा है, तो डिन आपको ई फॉर्म INC 32 के रूट से भी मिल सकता है। अगर कंपनी फर्स्ट टाइम वाली, डायरेक्टर भी फर्स्ट टाइम वाला और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन स्पाइस के रूट से कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, तो डिन केवल आप कहते हैं इसमें किससे ले सकते हो, DIR 3 की जगह ई फॉर्म INC 32, पर ये फैसिलिटी केवल 3 डायरेक्टर्स के लिए अवेलेबल है, नहीं तो DIR 3 फिलअप करो। अलॉटमेंट ऑफ डिन और रिजेक्शन ऑफ डिन एप्लीकेशन, ये मैंने अभी आपको समझाया था। आपने एप्लीकेशन दी, गवर्नमेंट के पास 1 मंथ का टाइम है, सब कुछ सही अलॉट कर देगी, गलतियां लग रही है सुधारने का मौका देगी, आप नहीं सुधारे तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मोर देन 1 दिन नहीं ले सकते, और अगर मोर देन 1 दिन आपका लिया तो उसका डेटा आपको समझाया था, मर्ज कर देंगे। अब देखो अच्छा पोर्शन जो दिन में क्वेश्चन बनता है वो इन पे 2 पोर्शन, एक तो दिन के डेटा को चेंज करना और दिन को कैंसिल, सरेंडर, डीएक्टिवेट या रीएक्टिवेट करना। कौन करेगी, CG या रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर इंडिया में 7 है, हमें नोएडा वाला चाहिए, वो भी नॉर्दर्न रीजन का। कब, जब प्रूफ के साथ या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। नंबर 1 डिन डुप्लीकेट है, मतलब एक डेटा से 2 डिन मिले हैं, तो जो डिन 1 है उसमें डिन 2 का डेटा क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। जो पहले वाला डिन मिला था उसमें बाकी सारे डिन का डेटा मर्ज हो जाएगा। डिन अगर फ्रॉडुलेंट मीन से लिया गया है या रॉन्गफुल मैनर से, ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए, तो भी गवर्नमेंट क्या कर देगी, उसे कैंसिल। डिन होल्डर की डेथ हो गई, पागल हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ, अनसाउंड माइंडनेस या इंसॉल्वेंसी, तो भी डिन कैंसिल कर दिया जाएगा। डिन होल्डर ने DIR 3 KYC फाइल नहीं की, अपने बारे में नो योर कस्टमर डिटेल देनी थी, नहीं दी। डिन होल्डर ने फॉर्म DIR 5 में CG को कहा, सर मैंने डिन कभी जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं किया, वापस ले लो आप। अब CG क्या करेगी, क्रॉस चेक करेगी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से MCA के कि डिन कभी यूज में आया या नहीं, नहीं आया तो एक्सेप्ट कर लेगी उसका सरेंडर। रीएक्टिवेशन ऑफ डिन, डिन मिलता किसमें, DIR 3 में, तो रीएक्टिवेट के लिए DIR 3 फाइल करो। इंटीमेशन ऑफ चेंज इन डिन एप्लीकेशन, DIR 3 जिस समय आपने डिल के लिए फाइल किया था उसके पर्टिकुलर्स में अगर आप कोई चेंज कर रहे हो, 3 वाले में जो डेटा चेंज, नेम, सरनेम, कुछ भी चेंज करना है, तो एप्लीकेंट को जस्ट डबल फॉर्म DIR 6 डाउनलोड करना है, फिलअप करना है चेंजेस क्या है, और विद इन 15 डेज ऑफ चेंज एक इसको फाइल कर देना है गवर्नमेंट को। सारा काम ये MCA के रूट से होता है। खैर, राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ओनली रीडिंग जिन जिन टॉपिक पे लिखा है, जैसे डिन वालों पे कुछ पे लिखा हुआ था, अभी आगे भी आएंगे, उनको आप सीधे छोड़ देना, उसकी रिस्क लो। रिस्क मैं कभी ओपन नहीं लेता, मेरे को 16 ईयर प्लस हो चुके हैं इस टीचिंग में, उसके एक्सपीरियंस से बताता हूँ। टॉपिक में पढ़ाने के टाइम पे सारे पढ़ाता हूँ, पर एग्जाम में जिस पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, उसको छोड़ सकते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट समझो क्या है। एक पर्सन किसी कंपनी से कहता है कि सर मुझे कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाए, ये लो मेरा कैंडिडेचर, या किसी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए कुछ मेंबर्स कंपनी को सबमिट करते हैं कि सर हम इस पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं, ये लो इसका कैंडिडेचर, ठीक है। तो कंपनी को वो प्रपोजल मीटिंग में रखना पड़ेगा वोटिंग के लिए, पर उसकी कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, वो पर्सन खुद अप्लाई कर रहा है तो सीधी 1 लाख की फीस के साथ जाएगा, और निधि कंपनी है तो 10,000 की फीस से काम हो जाएगा। दूसरे पर्सन अपॉइंट करवाना चाहते हैं तो दूसरे पर्सन के पास सेक्शन 115 की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। कहां गया, ये इन्होंने दिया नहीं है वो सेक्शन 115 की रिक्वायरमेंट, या तो उनके पास कहते हैं इसमें पेड अप कैपिटल का एटलीस्ट 1% हो, या पेड अप
शेयर्स 5 लाख रुपीस के होने चाहिए वो पर्सन अप्लाई करते हैं, पर खैर कोई बात नहीं। तो जब ये कैंडिडेचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो फीस कितनी देनी है? 1 लाख, निधि कंपनी में 10,000। कब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है? जब आपके नेम का रिकमेंडेशन कौन कर रहा है? नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। और अगर नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी नहीं कर रही तो बीओडी खुद कर रहा है। आप अपने साइड से बंदा अपॉइंट करवा रहे हो तो उसके लिए फीस नहीं लगेगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो तो ये 1 लाख के 10,000 की फीस नहीं लगेगी। ये फीस कब रिफंड कर दी जाएगी? आपको डायरेक्टर बना लिया गया, मतलब आपकी बात में दम था, या मोर देन 25% ऑफ वैलिड वोट्स आप लेके चले गए, तो आपको कहते हैं इसमें ये फीस वापस दे दी जाएगी। सेक्शन 8 कंपनी में उसकी बीओडी की मर्जी है, चाहे आपको अपॉइंट किया गया नहीं किया गया, मोर देन 25% वोट मिले ना मिले, वो फीस आपको वैसे भी रिफंड कर सकते हैं। ना मिले तब भी फीस क्या की जा सकती है? रिफंड की जा सकती है। 160 होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी जिसकी 100% कैपिटल गवर्नमेंट के पास हो, या उसकी सब्सिडरी कंपनी या प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। नेगेटिव बेटा है कई सारी जगह इस चैप्टर में, पर वो जगह काम की है। आगे बढ़ते हैं। 161 देखो, 161 के 4 एंगल है। सबसे पहला अपन जैसे ये ले रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझो। हमने भी थोड़ी देर पहले 152 में क्या डिस्कस किया था? जो भी डायरेक्टर है वो किस में अपॉइंट होगा? जनरल मीटिंग में, मेनली वो एजीएम होती है, ठीक है। एक एजीएम से दूसरी एजीएम में तकरीबन 1 साल का तो गैप होता ही है, एनुअल जनरल मीटिंग है वो। मान लो बिटवीन 2 एजीएम हमें अर्जेंट नए डायरेक्टर की जरूरत है और हम अगली एजीएम का वेट नहीं कर सकते, तो इस समय किसको अपॉइंट किया जाता है? एडिशनल डायरेक्टर को, बिटवीन 2 एजीएम। क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट एजीएम में टाइम है। तो जो एडिशनल डायरेक्टर के बिहाफ पे डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उसे अपॉइंट करेगा कौन? बीओडी। कब करेगा? जब बीओडी को एओए ने ऐसी पावर कन्फर की है, गिवन कहते हैं इसमें की है। अगर एओए पावर बीओडी को नहीं देगा तो फिर बीओडी एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते। किसे एडिशनल डायरेक्टर के बिहाफ पे अपॉइंट किया जा सकता है? इसको रिवर्स करो, किसे नहीं किया जा सकता? जो बंदा जनरल मीटिंग में कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन पाया, मतलब शेयर होल्डर्स का उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, बीओडी उसे नो बैकडोर एंट्री, कभी उसे एडिशनल डायरेक्टर के बिहाफ पर अपॉइंट नहीं कर सकते। एडिशनल डायरेक्टर भी डायरेक्टर है तो उसके पास डिन होना चाहिए, वो 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। और लास्ट थिंग कहते हैं इसमें, एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर कितना होगा? अप टू नेक्स्ट एजीएम, क्योंकि एजीएम में फिर शेयर होल्डर्स या तो इसको नए डायरेक्टर के भी आप पे अपॉइंट कर देंगे या फिर किसी और को अपॉइंट कर देंगे। तो ये किसका कॉन्सेप्ट आ गया? एडिशनल डायरेक्टर। हाँ, एक चीज ध्यान रखो, किसी वजह से अगर एजीएम नहीं हो पाई तो लास्ट डेट जब तक वो एजीएम हो जानी चाहिए। एजीएम बुलाने की लास्ट डेट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्लस 6 मंथ्स। फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ? 31 मार्च प्लस 6 मंथ्स मतलब 30 सितंबर तक फिर लास्ट डे वो अपॉइंट रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर चॉइस है, कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी। कब करेगा? या तो एओए ने ऑथराइज किया है या जनरल मीटिंग में इसके लिए कहते हैं कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो कंपनी का कोई डायरेक्टर आउटसाइड द इंडिया 3 मंथ से ज्यादा जाने वाला है, नॉट लेस देन 3 मंथ्स, मतलब कम से कम 3 मंथ जाने वाला आउटसाइड द इंडिया, तो हमारे यहाँ पर बंदा शॉर्ट पड़ जाएगा, क्योंकि उसका काम फिर इंडिया में कौन संभालेगा? वो बाहर किसके लिए गया वो हमारी समस्या नहीं है। तो बीओडी चाहे तो किसको अपॉइंट कर सकता है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। मतलब जो ओरिजिनल डायरेक्टर आउटसाइड द इंडिया गया उसकी औकात नहीं है कि वो किसको अपॉइंट करे? ऑल्टरनेट को। ये राइट किसका है? बीओडी का। या तो बीओडी एओए या जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन से इसके लिए ऑथराइज हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, मतलब 149 क्लॉज 6। जिसको भी डायरेक्टर बनाना है उसके पास दिन होना चाहिए, 164 में डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो कॉमन तुक्के फोड़ दो। अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर कब तक काम करेगा? जब तक वो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आकर अपना ऑफिस रिज्यूम नहीं कर लेता। मतलब वो फॉरेन गया था जो डायरेक्टर ओरिजिनल वाला, वो वापस इंडिया में आ जाएगा तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर उसी दिन से अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना बोल के चला जाएगा। हाँ,
ओरिजिनल डायरेक्टर के रिटर्न होने से पहले उसकी टर्म डिटरमाइन कर दी गई, मतलब फिर से उसको रीअपॉइंट कर दिया गया। तो ये रीअपॉइंटमेंट किसका होगा? ओरिजिनल का। किसका नहीं होगा? ऑल्टरनेट का नहीं होगा। नॉमिनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एओए। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को लोन देती है, तो वो कंपनी को कह सकती है सर हमारे बंदे को आप अपने बोर्ड में फिट करो। गवर्नमेंट के पास कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, जैसे अभी वोडाफोन आइडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% के अराउंड हिस्सा खरीद लिया। तो अब कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं वोडाफोन आइडिया को कह सकती है कि आप हमारा बंदा कहते हैं फिट करो। तो नॉमिनी डायरेक्टर उसे नॉमिनेट किसने किया? या तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने लोन की वजह से, या किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो फिर कहते हैं इसमें बीओडी की ड्यूटी क्या बनेगी कि उस बंदे को अपने डायरेक्टर वाले पोर्शन में ऐड करना पड़ेगा। और इसमें कोई समस्या नहीं है, 1 साल 2 साल, जब तक लोन रीपे नहीं होगा बेचारा चलता रहेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी का मतलब सडन वैकेंसी। इसको फिल करने के लिए किसी एओए में स्पेसिफिक प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की डेथ हो गई, वो रिजाइन कहते कर देता है, या वो 164 में डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, तो रिजल्टेड कैजुअल वैकेंसी कौन फिल कर सकता है? बीओडी। ठीक है। अब ये ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? जब तक कि जिस पर्सन के प्लेस पर उसको अपॉइंट किया गया कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए, उसका ऑफिस खाली नहीं होता। मान लो एक डायरेक्टर मिस्टर ए है, उसको 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किया, 1 ईयर काम करने के बाद वो मर गया, हमने उसकी कैजुअल वैकेंसी फिलअप की मिस्टर बी से। तो मिस्टर बी को किसके प्लेस पे आपने अपॉइंट किया? ए के प्लेस पे, क्योंकि ए की डेथ हो गई थी। ए कितना काम कर गया था? 3 साल में से 1 साल, बचे कितने? 2 साल। तो मिस्टर बी कितने साल के लिए काम करेगा? वो 2 सालों के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। देखो, 2 or more directors generally cannot be appointed by a single resolution। मतलब 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो दोनों डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सेपरेट रेजोल्यूशंस की। एक ही रेजोल्यूशन से आप क्या नहीं कर सकते? दोनों डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं किया। कब 2 और मोर डायरेक्टर्स को सेपरेटली अपॉइंट किया, मतलब एक साथ अपॉइंट किया जा सकता है? मीटिंग में पहले एक मोशन रखा गया कि सर हम 2 डायरेक्टर को एक साथ अपॉइंट कर दें। एक सिंगल मेंबर ने उस मोशन को ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो अब आप क्या कर सकते हो? 2 और मोर डायरेक्टर को एक साथ अपॉइंट कर सकते हो। डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ओआर। तो जिस समय अपॉइंट हो रहे हैं वो एक साथ, उस समय काम केवल किससे हो जाएगा? ओआर से। रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। पहला स्टेप क्या है? 2 और मोर डायरेक्टर्स को एक साथ अपॉइंट करने के लिए पहले मीटिंग में मोशन रखो, मतलब एक प्रपोजल रखो कि हम सर 2 डायरेक्टर को एक साथ अपॉइंट करें, 2 या 2 से ज्यादा। एक सिंगल मेंबर उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोशन के फेवर में सारे आ गए। अब हम अपॉइंट करने के लिए क्या करवा रहे हैं? वोटिंग। तो वोटिंग में केवल किससे काम हो जाएगा? ओआर से काम हो जाएगा। अगर आपने रेजोल्यूशन 162 के कॉन्ट्रावेंशन में मूव किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो रेजोल्यूशन वैलिड तो होगा ही नहीं, वो वॉइड ही माना जाएगा। तो स्टेप 1, पहले आप एक प्रपोजल मूव करो, उसके अगेंस्ट में कोई वोट नहीं पड़ना चाहिए, और लास्टली फिर अपॉइंट करने के लिए केवल किससे काम हो जाएगा? ओआर से। 162 होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी और प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, तो ये तो सेम एज टू 160 हो गया। 163 ऑप्शन टू अपॉइंट डायरेक्टर बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये पूछ नहीं रही है, इसे कई सालों से नहीं पूछ रही, पर टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है। किसी भी कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जिनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कम है, उनका भी फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसके लिए हमने कौन सा सेक्शन बनाया? 163। 163 होल ऑफ द कंपनीज एक्ट को कहते हैं, इसमें ओवरराइड करता है।
पूरे कंपनीज एक्ट को। समझो, पर्पस बता दिया, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का बीओडी में फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। एओए ऑफ कंपनी को ये प्रोवाइड करना चाहिए कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किससे अपॉइंट होंगे, पीपीआर, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये अपॉइंटमेंट हर 3 साल में एक बार कर देनी चाहिए। अब पीपीआर है क्या, या तो आप सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से अपॉइंट करो, मतलब कैंडिडेट अपॉइंट हो जाएगा जो वोट का आपने कोटा फिक्स किया था, अगर वो कोटा उसको कहते हैं इसमें मिल जाए। कैसे, मान लो एक्स लिमिटेड को 5 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 2500, आपने कह दिया एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कितने वोट चाहिए, 500, ठीक है। टोटल कैंडिडेट्स मान लो है 10, ये रहे वो 10 कैंडिडेट्स, ए को 700 वोट मिल गए, ए अपॉइंट हो गया, पर एक को अपॉइंट करने के लिए कितने वोट चाहिए थे, 500। तो ए के पास जो 200 एक्स्ट्रा वोट है वो उसकी सेकंड प्रेफरेंस वाले को चले जाएंगे, जैसे आईसीए का इलेक्शन होता है ना, सेम उसी तरीके से। सेकंड, वोटिंग बाय क्यूमुलेटिव वोट्स, मुझे ये थोड़ा पसंद है, मतलब इसमें आपको जल्दी समझ में आ जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। एक कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर है 80, माइनॉरिटी है 20, 5 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, आपने कह दिया सर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए 20 वोट्स चाहिए। नॉर्मली डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट किससे हो जाती है, ओआर से, तो हर बार ये पर्सन जिसे चाहेंगे उसको डायरेक्टर बना देंगे पूरे 5वें। लेकिन अगर आपने पीपीआर अप्लाई किया और ये 20 वोट्स एक साथ पड़ गए एक ही के फेवर में, तो ये अपना एक बंदा अपॉइंट कर देंगे, क्योंकि एक बंदे को अपॉइंट करने के लिए कितने वोट्स की जरूरत थी, 20 वोट्स की तो जरूरत थी। 163, ये फिर देखो होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, आप अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन दोनों तरीकों के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या क्यूमुलेटिव वोट के अलावा कोई और तरीका भी लाते हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विद आरओसी, ये एजीएम से 60 डेज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम से 30 डेज होता है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, आप किसी डायरेक्टर के बिया पर अपॉइंट नहीं कर सकते। देखो, जो पर्सन, ये शुरुआत से चल रही है डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब अपॉइंट होने से पहले करे तो आप अपॉइंट नहीं होगे, और अपॉइंट होने के बाद ये डिस्क्वालिफिकेशन आ गई तो आप अब अपॉइंटेड नहीं रहोगे, नो फर्दर कहते हैं इसमें कंटिन्यूटी ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जो पर्सन पागल है, इंसॉल्वेंट है, या आपने खुद नहीं अप्लाई कर रखा है कोर्ट को, सर मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, कोर्ट कहता है आजा कर देता हूं, या फिर ये थोड़ा ध्यान रखना, ही इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस, चाहे मॉरल टर्पिट्यूड है या नहीं। अगर आपने 7 ईयर्स या मोर के लिए अपॉइंट किया है तो ये कभी भी कहते हैं इसमें डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, मतलब सजा कितने साल की, 7 साल या उससे ज्यादा की, तो उसे अपॉइंट ही नहीं कर सकते। 6 महीने तो है, लेकिन 7 साल से कम तक की सजा है, क्योंकि 7 साल से ऊपर वाला तो वहां पहुंच जाएगा। तो जिस दिन सजा खत्म होगी उसके 5 साल बाद इसे क्या किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, मतलब 6 मंथ्स टू लेस देन 7 ईयर्स पॉसिबिलिटी है अपॉइंटमेंट की। पहले इंप्रिजनमेंट खत्म होने दो, प्लस 5 ईयर्स वेट करो, अब अपॉइंट कर सकते हो। पर 7 ईयर्स और मोर है, जिंदगी में कभी अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर वो कंपनी की ड्यू कॉल्स जो होती है उसको पे नहीं करता, चाहे खुद ने खरीदे हो चाहे रिश्तेदारों को मिलाकर, और ये फेलियर कम से कम कितने टाइम कंटिन्यू रह जाता है, 6 मंथ्स, जिस दिन कॉल की डिमांड की गई थी उसको भी नहीं कर सकते। कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कह दिया सर नालायक है हटाओ, या वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चैप्टर 3 में कराऊंगा, उसमें कन्विक्टेड पाया जाता है, हटाओ। वो 152 क्लॉज 3 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, मतलब डिनी नहीं है, अपॉइंट ही मत करो। या वो 165 क्लॉज 1 को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब उसके पास ऑलरेडी जितने लिमिट प्रेस्क्राइब थी उससे ज्यादा डायरेक्टरशिप है, मतलब 165 अभी कराऊंगा, नेक्स्ट सेक्शन है, एक पर्सन सेम टाइम पर मैक्सिमम 20 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, जिसमें मैक्सिमम 10 क्या होंगी, पब्लिक कंपनी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनियों की डायरेक्टरशिप है तो आप 11th वाली पब्लिक कंपनी क्या नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते। 164(2) थोड़ा ज्यादा एग्जाम में क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो 164 क्लॉज 2 देखो एग्जाम में
खुद अपने आप में क्वेश्चन बनाता है। 164(1) तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रीअपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन डिफॉल्टिंग कंपनी एंड अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन अदर कंपनी। मतलब आपने कुछ कारनामे किए जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग कंपनी जिसमें आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो उसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, लेकिन आपका जो पहला वाला अपॉइंटमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हो। और नई कंपनी है उसमें तो अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा। तो आपने ऐसा क्या किया, आप किसी ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो जिसने डिफॉल्ट कमिट की है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न कहते हैं इसमें क्या नहीं किए, फाइल नहीं किए, कितने सालों तक, 3 consecutive years। यहां बीच में वर्ड क्या है, और 2 साल आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, 1 साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, और ऐसे मिलाकर 3 हो गए, डिस्क्वालिफाइड। नई में अपॉइंट नहीं होगे और एग्जिस्टिंग में रीअपॉइंट नहीं होगे। या फिर आपने DDD डिपॉजिट्स, डिक्लेयर डिविडेंड, डिबेंचर्स, उसका पैसा नहीं दिया और ये डिफॉल्ट कितने साल तक चल गई, 1 साल या उससे ज्यादा। फिर आपको कहते हैं इसमें एग्जिस्टिंग में रीअपॉइंट नहीं करेंगे और नई में अपॉइंट नहीं करेंगे। डायरेक्टर्स ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनी, डिफॉल्टिंग कंपनी में तो रीअपॉइंट नहीं होगा और नई कंपनी में क्या नहीं होगा, अपॉइंट नहीं होगा, लेकिन वो डिफॉल्टिंग कंपनी में अपनी रिमाइंडर टर्म को कंप्लीट जरूर कर सकता है। ये ध्यान रखना थोड़ा। कितने सालों तक अपॉइंट नहीं किया जा सकता, 5 years तक, जिस दिन वो डिफॉल्ट कहते हैं इसमें कमिट की गई थी। फिर न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर पर अपॉइंटमेंट से 6 months तक ये डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये पाप तो पुराने चले आ रहे हैं, वो बेचारा अपॉइंट हुआ, उसके विदिन 6 months से पता चला वो 2 साल का कनेक्शन पूरा हो गया या 1 साल का कनेक्शन पूरा हो गया, तो ये बंदा इस वजह से डिस्क्वालिफाइड नहीं होता। 164 क्लॉज 2 गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है। 164 क्लॉज 3 कह रही है सर प्राइवेट कंपनी और एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन बना सकती है, उसकी मर्जी। 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। देखो एक पर्सन, अभी आपको बताया था, सेम टाइम पर मैक्सिमम 20 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, जिसमें से मैक्सिमम 10 क्या होंगी, पब्लिक। मान लो आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो, तो कितनी पब्लिक कंपनी आपको अपना डायरेक्टर बना सकती है, 10। यहां पूरी 20 पब्लिक कंपनियां नहीं हो सकती, मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी है। चलो फिर इसको छोड़ दो। फिर आप किसी कंपनी के भी डायरेक्टर नहीं हो, अब आपको कितनी प्राइवेट कंपनियां डायरेक्टर बना सकती है, पूरी 20। ये फर्क है। तो मतलब आप ऑलरेडी 4 पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हो, तो कितनी प्राइवेट कंपनियों के डायरेक्टर बन सकते हो, 16। 10 पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हो तो और कितनी पब्लिक कंपनियों के डायरेक्टर बन सकते हो, 10 प्राइवेट के। आप अगर कहते हैं इसमें 15 प्राइवेट कंपनियों के डायरेक्टर हो, तो अब कितनी पब्लिक कंपनियों के डायरेक्टर हो सकते हो, मैक्सिमम 5, क्योंकि इन टोटल 20 क्रॉस नहीं होनी चाहिए और 20 में से 10 पब्लिक कंपनी का डेटा क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब सपोज करो आप ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनियों के डायरेक्टर हो या इन टोटल 20 कंपनियों के डायरेक्टर हो। अब आपको नई कंपनी कहती है सर हमारे डायरेक्टर बन जाओ, तो पहला आंसर तो क्या है, नहीं बन सकते। पर सॉल्यूशन क्या है, पहले में से किसी एक कंपनी को छोड़ दो, फिर आपको अपॉइंट किया जा सकता है। एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिमिट ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर, डायरेक्टरशिप ऑफ डोरमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, ये इसमें काउंट नहीं होगी। ये डेटा ध्यान रखना, पूछते हैं। इंडिविजुअल, ऐसे तो ये सेक्शन ही काम का, 165 टिक मार्क कर दिया ना, नहीं किया, ये पूरा सेक्शन ही काम का है, छोटी छोटी चीजें। लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, मेंबर्स ऑफ कंपनी एसआर पास करके कहते हैं सर जो हमारा बंदा है ना डायरेक्टर, वो केवल हमारी कंपनी का डायरेक्टर होगा, किसी और का नहीं। तो अगर आपको उस कंपनी की डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट करनी है तो फिर मेंबर की कंडीशन भी माननी पड़ेगी, फिर आप किसी और कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते। या मेंबर्स कहते हैं चलो 5 कंपनीज तक अलाउड किया, तो फिर आप 20 तक नहीं हो सकते, ये मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ 1 ईयर, देखो ये अब खत्म हो चुका है, 31 मार्च 15 से 1 ईयर में आपको चूज करना है। अगर आप पहले से ज्यादा कंपनियों के डायरेक्टर थे, कौन सी कंपनियों को कंटिन्यू करोगे, इसके बारे में आप आरओसी को बता दो।
और बाकी कंपनी जो एक्सेस वाली उनको रिजाइन कर दो। पनिशमेंट ध्यान रखना, अगर आप ज्यादा डायरेक्टरशिप होल्ड करते हो उस टाइम पीरियड के बाद भी तो 2000 रुपीज पर डे, जो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपीज तक होगा, आपको फाइन पे करना पड़ेगा। 166 सीधा छोड़ देना, वो ओनली रीडिंग वाला पोर्शन कहते हैं इसमें आता है। 167 अच्छा है। वैकेशंस ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर कब होगा? या तो 164 क्लॉज 1 में डिस्क्वालिफाइड हो गया, मतलब अपॉइंट होने के बाद वो अनसाउंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कन्विक्टेड हो गया, वो वाली सिचुएशन। 164 क्लॉज 2 तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन किससे आ जाएगी? बाकी सारी कंपनियों से, लेकिन किसको छोड़ देना है? केवल डिफॉल्टिंग कंपनी। डिफॉल्टिंग कंपनी को तो वो अपनी टर्म कंप्लीट कर ही सकता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। सेकंड, वो पिछले 12 मंथ से लगातार किसी भी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, चाहे उसको लीव ऑफ एब्सेंस मिली है नहीं मिली है। अगर 12 मंथ से आप कहते हैं कंटिन्यूसली बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं करे, आपकी पोस्ट खाली। थर्ड एंड फोर्थ, आपने 184 को कॉन्ट्रावीन किया। 184 को कॉन्ट्रावीन करने का मतलब चैप्टर 3 में 184 कराऊंगा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर की सिचुएशन है। आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए था, आपने बताया नहीं, या फिर आपने कहते हैं अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज किए बिना ही उस दूसरी कंपनी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो ट्रांजैक्शंस बना लिए, तो अब इसमें उलझो मत, ये आगे आ जाएगा। कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कह दिया सर नालायक है, इसको बाहर निकालो, तो फिर वो पर्सन क्या नहीं कर सकता? कंटिन्यू नहीं कर सकता। या इसको कन्विक्ट किया गया 6 मंथ्स या मोर वाले ऑफेंस के लिए। पॉइंट नंबर 5 एंड 6, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट 30 डेज तक वैकेट नहीं होगा जिस दिन उसको कहते हैं डिस्क्वालिफाइड किया है कोर्ट ने, ये दोनों पॉइंट में, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये इसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता है। मान लो इसने अपील फाइल कर दी विद इन 30 डेज, तो ऑफिस जिस दिन अपील का डिस्पोजल होगा उससे 7 डेज के लिए डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। फिर उसने सेकंड अपील फाइल कर दी, तो फिर जिस दिन वो सेकंड अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होगी तब तक 7 डेज तक ये ऑफिस खाली नहीं होगा, क्योंकि लोअर कोर्ट ने आपको सजा सुनाई कि आप डिस्क्वालिफाइड हो। आप कह रहे हो सर मैं तो कोई गलती नहीं की, मुझे फालतू में गलत सजा सुनाई है, आपने उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर दी, तो अब अपीलेट कोर्ट में मामला चल रहा है। अपीलेट कोर्ट जब तक आपके अगेंस्ट में डिसीजन देगा, फिर उससे 7 दिनों तक आपकी पोस्ट कहते हैं और कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद आपका ऑफिस क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। या उसका ऑफिस सेक्शन 217 में क्या हो गया? खाली। 217 अगर किसी पर्सन को सेक्शन 212 क्लॉज 6 में कन्विक्ट किया गया है, वो 447 वाले ऑफेंस के लिए, तो उसका ऑफिस खाली हो जाता है। अगर उसे डायरेक्टर बनाया गया किसकी वजह से? किसी दूसरे कंपनी में उसके ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट की वजह से, और नालायक ने क्या किया? डायरेक्टर बनने के बाद उस दूसरी कंपनी का ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया। सपोज करो जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरा वीएसआई में काम कहते हैं, इसमें क्या है? टीचिंग। अब वीएसआई वालों ने मुझे वीएसआई का डायरेक्टर भी बना दिया मेरी टीचिंग से खुश होके। मैंने देखा डायरेक्टर बन गया, अब कौन टीचिंग करे, मैंने टीचिंग छोड़ दी, ये तो गलत किया ना। तो अब कहते हैं इसमें देखो, 2 वीएसआई मान लो, एक वीएसआई होल्डिंग कंपनी है, एक वीएसआई सब्सिडरी कंपनी है। वीएसआई सब्सिडरी कंपनी ने मुझे फैकल्टी ऑफ लॉ के बिहाफ पे अपॉइंट किया। अब मैंने अच्छा पढ़ाया, मेरे से खुश हो गए शर्मा सर, उन्होंने मुझे वीएसआई होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर बना दिया। मैंने सोचा होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर अब कौन टीचिंग करे, मैंने टीचिंग छोड़ दी। तो जिस वजह से मुझे यहाँ की डायरेक्टरशिप मिली वो वजह ही खत्म कर दी ना मैंने। मेरा ऑफिस इस कंपनी से क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन बना सकती है, ये उसकी मर्जी है। हाँ, अगर किसी पर्सन को पता है उसका ऑफिस खाली हो गया फिर भी ऑफिस कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको 1 लाख टू 5 लाख का फाइन क्या करना होगा? पे करना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ ऑल डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर से मान लो ऊपर वाली वजह से डिस्क्वालिफाइड हो गए, तो इनकी वैकेंसी कौन फिल करेगा? या तो प्रमोटर, और अगर किसी कंपनी में प्रमोटर ही नहीं है जैसे आईटीसी, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी वैकेंसी क्या कर देगी? फिल। फिर वो डायरेक्टर्स कब तक काम करेंगे? जब तक जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर नए डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर लेते। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर अपनी चॉइस से भी तो रिजाइन कर सकता है।
फिर 169 में हम रिमूव कर देंगे, 170 किसी काम का नहीं है। तो डायरेक्टर कहते हैं इसमें कंपनी को रिटर्न नोटिस देकर अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है। बीओडी इस बात को अपने रिकॉर्ड में नोट डाउन कर लेगा। डायरेक्टर चाहे तो आरओसी को भी बता सकता है कि सर मैं रिजाइन कर रहा हूं, और डिटेल में रीजंस बता देगा फॉर्म 11 में। देखो, डायरेक्टर कंपनी को रेजिग्नेशन का इंटीमेशन देती है, फिर कंपनी विद इन 30 डेज में DIR 12 में आरओसी को बताएगी। जैसे DIR 12 में हमने अपॉइंटमेंट के बारे में बताया था, अपॉइंटमेंट से 30 डेज में, सिमिलरली रेजिग्नेशन से हम विद इन 30 डेज में फिर बता देंगे, यहां से यहां और यहां से यहां, और ये चाहे तो सीधा भी यहां पर बता सकता है। फाइलिंग ऑफ फॉर्म DIR 11 इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्टर। अगर फॉरेन डायरेक्टर ने रिजाइन कहते हैं इसमें कर दिया, तो DIR 11 पे साइन कौन करेगा? खुद कर दे तो बहुत खुशी की बात है, या फिर फॉरेन डायरेक्टर इसके लिए ऑथराइज कर देगा किसी प्रैक्टिसिंग CA, CS, CMA या उसी कंपनी के रेजिडेंट डायरेक्टर को, फिर वो फाइल कर देंगे। इफेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, इसको एन मास रेजिग्नेशन बोलते हैं, सबने रिजाइन कर दिया। तो जो हम DIR 12 आरओसी के पास फाइल करेंगे उस पर साइन क्यों कौन करेगा? क्योंकि जैसे ही सारे डायरेक्टर रिजाइन करेंगे, उनका जो डिन होता है और DSC होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डिन नहीं DSC, वो DSC ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे केस में स्टेक होल्डर ऑफ कंपनी आरओसी से कहेंगे सर बस ये DIR 12 फाइल करने के लिए एक डायरेक्टर का DSC वापस से स्टार्ट कर दो, पॉसिबल है। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, जिस दिन उसने रेजिग्नेशन का नोटिस दिया या जिस दिन वो रेजिग्नेशन कंपनी को कम्युनिकेट हुआ, विच एवर इज लेटर। ये वैकेंसी कौन फिलअप करेगा? प्रमोटर। प्रमोटर नहीं है तो गवर्नमेंट। काम कब तक करेंगे? जब तक कि शेयर होल्डर नए बंदे अपॉइंट नहीं कर देते। अब लास्ट जो काम का सेक्शन बच गया इस चैप्टर का, बाकी तो सीधे छोड़ देना। 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। नॉर्मली रिमूवल किससे हो जाएगी? OR से, चाहे नॉर्मल डायरेक्टर है चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा वाला? जिसको फर्स्ट टर्म दी थी आपने। कब SR चाहिए? अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपने सेकंड टर्म दी, मतलब रीअपॉइंट किया, तो उसको रीअपॉइंट करने के लिए भी SR चाहिए, रिमूवल के लिए भी क्या चाहिए? SR। रिमूव करने से पहले एक बार सुनना तो चाहिए। किसको रिमूव नहीं कर सकते? जो PPR से अपॉइंट हुए, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या जिसको 242 में ट्रिब्यूनल ने कहते हैं इसमें अपॉइंट किया। ये हम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में देखेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 115, आपको अगर याद हो डायरेक्टर के कैंडिडेचर के लिए वो हमने सेक्शन 115 का कनेक्शन कहते हैं। इसमें थोड़ा मैंने आपको बताया था, वो 1% और मोर के वोटिंग राइट हो या 5 लाख के पेड अप शेयर्स हो, वही सेम कनेक्शन ही है। तो स्कोप ऑफ सेक्शन 115 किसी डायरेक्टर के कैंडिडेचर के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, जिसको रिमूव करें उसके प्लेस पे नए को अपॉइंट करने के लिए, या आपके ऑडिट में कंपनी चाहती है हम तो रिटायरिंग को रीअपॉइंट करेंगे पर एग्जिस्टिंग मेंबर्स कह रहे हैं नहीं सर इसको रीअपॉइंट मत करो। तो प्रोसीजर क्या है? ये लोग 21 डेज का नोटिस कंपनी AGM का मेंबर्स को भेजती है। ये स्पेशल नोटिस गिवन कर रहे हैं कुछ मेंबर्स। कौन से मेंबर्स? या तो जिनके पास एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, या पेड अप शेयर्स मिनिमम कितने रुपीस के हैं? 5 लाख। वो ऊपर वाले 4 पॉइंट में से किसी के लिए कंपनी को 14 डेज बिफोर मीटिंग कहते हैं सर इन पे भी ध्यान रखना। अब कंपनी क्या करेगी? कंसर्निंग डायरेक्टर को इंटीमेट करेगी सर आपको हटाने का प्रोग्राम बन रहा है। कंसर्निंग डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन देगा। अगर वो रिप्रेजेंटेशन विद इन टाइम देता है, मतलब एटलीस्ट 7 क्लियर डेज बिफोर AGM, तो कंपनी मेंबर्स को फॉरवर्ड कर देगी। लेट देता है तो कंपनी इस रिप्रेजेंटेशन को AGM में ऑरली क्या करेगी? रीड आउट। कब ये रिप्रेजेंटेशन AGM में रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। मान लो मेंबर्स ने एलिगेशन लगाया कि डायरेक्टर नालायक है, उसको हटाओ। डायरेक्टर को रिप्रेजेंटेशन देने का राइट है। डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कंपनी के अगेंस्ट में नाप शनाप बोल देता है। अब ये रिप्रेजेंटेशन AGM में रीड आउट करेंगे तो मिनट्स का भी पार्ट बनेगी, तो जिंदगी भर कंपनी की फजीयत होगी। तो कंपनी जाती है ट्रिब्यूनल के पास, सर इस सेंट्रल गवर्नमेंट का दिमाग खराब है, कुछ भी बना देती है। आपने डायरेक्टर को रिप्रेजेंटेशन का राइट दे दिया, अब वो अपने राइट्स का अब्यूज कर रहा है ताकि उसको नीडलेस पब्लिसिटी मिले, और बदनामी किसकी होगी? हमारी होगी। तो ट्रिब्यूनल कहेगी चलो इसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर सो रिमूव्ड, सेम AGM में अगर आपने पहले से नोटिस दे रखा है, या फिर आप कैजुअल वैकेंसी की तरह उसको फिलअप कर सकते हो। टेन्योर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर सो रिमूव्ड,
जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर था जिसको रिमूव किया गया। जैसे वो 1 साल पूरा कर गया, 3 साल के लिए अपॉइंट किया, तो बचे कितने, 2 साल, तो 2 साल कंटिन्यू करेगा। जिस डायरेक्टर को आपने रिमूव किया है वो अपने रिमाइंडिंग टर्म का कंपनसेशन ले सकता है सेक्शन 202, वो रिमाइंडर टर्म का या 3 इयर्स का रेमुनरेशन विच एवर इज लेस, वो उसको मिल सकता है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय ट्रिब्यूनल, एलिजिबल मेंबर्स ने 244 में ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी कि सर ये कहते हैं इसमें नालायक है, मतलब वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने इंक्वायरी की और पता किया कि डायरेक्टर वास्तव में नालायक है। ट्रिब्यूनल ने कह दिया इनको हटा दो और नए को अपॉइंट कर दो। तो ट्रिब्यूनल भी डायरेक्टर को क्या कर सकती है, रिमूव। 169 242 को डिरोगेट नहीं करता, मतलब रोकता नहीं है, तो 169 भी अपनी जगह लगेगा, 242 भी अपनी जगह लगेगा। 170 से 172 नोट्स है, ये केवल रीडिंग से कर लेना। यहाँ पर देखो आपका चैप्टर 1 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सारे मेन प्रोविजन करवा दिया। इसके साथ अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस जिसमें एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड सारे वो करना। वीडियो कैसे लगा वो मैसेज भेज देना उसके ऊपर।